नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सारी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो जगह जगह शोर मच रहा है कि जी वो बड़ी ज़्यादती हो गई हमारे साथ, हमारी एक्सपोर्ट्स का क्या होगा वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे प्यारे भाई, आपसे मेरी गुजारिश है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिल्कुल ठीक किया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अमरीकी इंपोर्ट्स के ऊपर 58% टैरिफ लगाता है। तो ये ज्यादती वाली बात है ना। आप उनसे मंगवा रहे हो माल, आप ले रहे हो 58% टैरिफ। उसने तो आपको डिस्काउंट दिया, आप पर एहसान किया उसने 29% देकर। आप मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा इस वक्त अगर अमेरिका के नुमाइंदगान भी देख रहे हों, अमेरिकी सिफारतकार भी देख रहे हों, क्योंकि 100% जो ही हम उनका नाम लेते हैं फ़ौरन उसको मॉनिटर भी करते हैं शो को, मैं दरख्वास्त करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से कि जनाब आप फिलफौर पाकिस्तान पर जो माजरत मेरे जहन से निकल गया, मैं दोबारा से बताता हूं आपको, मैं दोबारा से गुजारिश करूंगा तमाम ओहदेदारान से, नुमाइंदगान से और सिफारतकारों से जो कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान में मौजूद हैं। मैं कहूँगा, उनके तवज्जुह से भी कहूँगा, हुकूमत पाकिस्तान को भी समझाऊँगा कि अमेरिका से जितनी इंपोर्ट्स आ रही हैं उन पर से हर किस्म का टैरिफ हटा दिया जाए और अमेरिका को स्पेशल ट्रेडिंग स्टेटस देना चाहिए। अमेरिका से आने वाली इंपोर्ट्स को 0% टैरिफ लगाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान से भी जो एक्सपोर्ट्स जाएं अमेरिकी मार्केट के अंदर वो 0% टैरिफ पर जाएं। ये बड़ा ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है, हालात की ज़रूरत है। और मैंने ये बात इसलिए की है, बैनुल-अक़वामी मार्केटें इसकी वजह से हिल गई। अब बुनियादी तौर पे थोड़ा सा पाकिस्तान वापस लौटाते हैं। इंटरनेशनल बात हमने कर ली। ये सबसे बड़ी शहसुर्खी सारी दुनिया में वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जनाब ईद के मौके पर शॉपिंग का ट्रेंड बड़ा अजीब सा रहा। मैं मार्केटों में जाऊं, देखूं, ख़वातीन आए हसरत भरी निगाहों से, हसरत भरी निगाहों से कपड़ों की जानिब देखें। 3,000 रुपए का सूट 7,000 रुपए का हो चुका। ख्वाहिश करें कि 6 सूट ले लूं, लेकिन ले एक भी ना पाए। खावंद को कोहनियां मारें, दिला दिला, वो कहे मैं कहां से दिलाऊं। तुझे जोड़ा दिला दूं तो इन बच्चों को जोड़ा न दिला पाऊं। तुझे चपली दिला दूं तो बच्चों के जूते ना आए। देखो, शो से पहले ना मैं, लोग कहते हैं आप अकेले टीवी एंकर हो जो कि कलमा पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, है ना। तो बात यह कि फिर जब कलमा पढ़ लिया तो झूठ नहीं बोल सकते ना, या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं औरंगजेब भाई। इसीलिए एंकर कलमा पढ़ के शो नहीं करते। बहुत दफ़ा और बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन कलमा नहीं पढ़ते। यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब ज़फ़र मोती साहब। इनसे मल्टीपल मौज़ूआत पे बात करेंगे। शुरुआत करता हूँ, थोड़ी सी फीकी हो चुकी, लेकिन कहीं कहीं तो चौथे दिन भी ईद मना ली जाती है। आपको भाई ईद मुबारक जनाब ज़फ़र मोती साहब। और उम्मीद है आपने बड़ा एंजॉय किया होगा। मैंने शुरुआत दरअसल इंटरनेशनल मौजू से की। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है हमारा रोडाली वाला थोड़ा सा एटमॉस्फेयर है। हमारे यहाँ शोर शराबा, गोलगप्पा शुरू हो गया है। और जनाब व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर अंकल्स जितने हमारे बिजनेसमैन हैं जिनको पता कुछ नहीं है, कुदरत का खा रहे हैं, मेरे रब के करम का खा रहे हैं, अपनी जहनी सलाहियतों का तो नहीं खा रहे। तो वो सब मैसेजेस एक दूसरे को कर रहे हैं, यार 29% हम पे टैरिफ लग गया, तो आप अमेरिका पर 58% हटा दो ना, आप पे 29% नहीं लगेगा। इस बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा ज़फ़र मोती साहब? इसलिए नहीं कर रहा कि गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती अभी इंपोर्ट्स को। आपको शायद पता हो या ना पता हो, जो गाड़ियों पर ड्यूटी लगी है उसमें जापान ने तो प्रोटेस्ट किया है। जर्मनी तो अपनी कॉन्सुलेट बंद करने वाला था जब हमने बैन किया कि मर्सिडीज और BMW नहीं आएंगी, क्योंकि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हम अब दुनिया के जैसे टर्की को ऑटोमन अपायर में बोलते थे सिक मैन ऑफ यूरोप, हम सिक मैन ऑफ एशिया हो गए।
आप देखो आपकी करेंसी डूब गई है, डूब गई है, डूब गई है। आप कहीं से भी रिलीफ नहीं है। आप आज 0% टैरिफ लगाओ अमेरिका की इंपोर्ट्स के ऊपर, यकीन करो अमेरिका भी आपको सपोर्ट करेगा और आपको प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी मिलेंगी, ये मेरी आपको गारंटी है। ओ भाई तुम्हारी गारंटी, वो एक आई लेफ्ट नहीं, पता नहीं क्या नाम था, वो कह रहे थे कि बैगेज आप जाते हो दुबई तो आप कुछ लेकर नहीं जाते हो तो हमें भेज दिया करो। मैंने कहा तुम्हारा सामान में हमें क्या पता क्या है, हम आपको लेटर देंगे। मैंने कहा तुम्हारा लेटर क्या एयरपोर्ट वो जो दुबई पर उतरे हैं और उसका कस्टम मानेगा? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान का कोई लेटर, कोई रेफरेंस, कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं जो रियलिटी पर हो। और इसी वजह से मैंने खुद हुसैन दाऊद के एक टॉप 25 के अवार्ड में मैंने कहा, बच्चों को कहा कि जो ये हुसैन दाऊद बोल रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स इतने जाली हैं कि कोई भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। देखो लुफ्थांसा मोदी ग्रुप के साथ दूसरा मोदी है, ये वाला नहीं है बदमाश, डायरेक्ट हुआ। अच्छा, टाटा के साथ सुजुकी डायरेक्ट हुआ, उन्होंने गवर्नमेंट की गारंटीज नहीं मांगी। हमारे तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वो घबराते हैं, डरते हैं कि भाई ये इनके डॉक्यूमेंट्स ही जाली हैं। वो बात तो अपनी जगह, लेकिन एक मुख्तसर सी मेरी गुजारिश थी। देखें, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि 0% टैरिफ करें क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि प्राइस कंपैरेटिव तो वो है नहीं। अगर आप उनको 0% टैरिफ भी दे देंगे तो वो सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स ही आपको बेच सकते हैं। लेकिन इस सिंबॉलिक एक्शन से क्या होगा कि पाकिस्तान को एक एज मिल जाएगी। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, ही इज़ लुकिंग फॉर एलाइज एंड ही लाइक्स सच थिंग्स, ही लाइक्स टू विन। अगर आप उनका बिजनेस का एटीट्यूड देखें ना, उनको जीतने का शौक है। अगर वो किसी एक भी प्लेटफॉर्म पे कहेंगे ना, देखो पाकिस्तान ने जो ही मैंने टैरिफ लगाया, पाकिस्तान ने रिएक्शन में जीरो कर दिया हमारे लिए टैरिफ, तो ये उनके लिए एक फतह के तौर पर होगी। आपको बंदे की ना जहन को पढ़ना पड़ता है। मेरा जहां तक ख्याल है ना, उनके अगर ईगो को इससे मिलेगा तो हमें करना चाहिए, मेरा ख्याल है। हेलो, मेरे ख्याल आवाज मेरी उन तक नहीं पहुंच रही। लेकिन जी माजरत, आप अपनी, आपने अगर मेरा सवाल सुना हो तो उसका जवाब दे दो। हाँ, मैंने सुन लिया है। देखो पाकिस्तान को भी पता है, सामने वालों को भी पता है कि हम उनके एलाइज हैं और सबसे बड़े एलाई हैं। वो अभी हमने उनके लिए काम करना शुरू कर दिया छोटा मोटा। अब वो चाहते हैं कि बड़े कामों में भी आए, हम उनके पंटर बने जैसे मुशर्रफ के टाइम में। तो अब वो पंटर बनने को हम तैयार हैं और अगर वो हो गया तो टैरिफ शरीफ ये मामूली बातें लगेंगी। आपको याद नहीं है कि मुशर्रफ के टाइम में 61 रुपए का डॉलर था, 60-61 का, 2.5% का वो था इंटरेस्ट रेट, 2% पर हमको मिलता था और सर्विसेज लगाकर 2.5%। और जीडीपी आप सच बोले या गलत हो, 7 से ऊपर ही थी जीडीपी। और मैंने खुद सेल्फ असेसमेंट में लोगों को लाइन में लगते देखा है कि भाई हमसे टैक्स ले लो। अब वो वक्त अगर हमने पूरी पॉसिबिलिटी है कि हम समझ गए। अच्छा, एक बात आपसे पूछनी थी माजरत, थोड़ा सा वहां से आपको लेकर आता हूँ, फ्लाइट पकड़ के आपको कराची शहर लेकर पहुंचता हूँ। आपके दोस्त हैं, उन्होंने सुना हाउसिंग सोसाइटी बनाई समुंदर के किनारे, वहां पे गैस निकल आई। अब वो मान नहीं रहा, कह रहा है पॉकेट है गैस की। तो सर मैंने तो सुना है अगर कहीं गैस के ज़खायर निकल आए तो हुकूमत पाकिस्तान ज़मीन पकड़ लेती है, फिर आपको टंडू अल्लाह यार में हो सकता है ज़मीन दे दे, ये तो हुकूमत की मर्जी है। तो क्यों नहीं मान रहे कि गैस निकल आई है? वो आपके दोस्त, मैंने सुना है बड़े अच्छे दोस्त हैं आपके, वो उनके वालिद साहब भी दोस्त थे आपके। जी अच्छा, वो दोस्त हैं, गैस निकल आई है, गैस निकल आई, अभी हाँ, तक क्वांटिफाई नहीं हुआ है। कुछ दोस्तों को मैंने मशवरा दिया कि अगर गवर्नमेंट आपके घर को खरीदना चाहे कि तो वो आप बेच देना, नहीं तो धमाके से उड़ा देगी गवर्नमेंट। तो अगर गैस निकली है तो उसको क्वांटिफाई करें। और आज से 10 साल पहले शेल गैस की एक खबर आई और बहुत अच्छी खबर थी और स्ट्रॉन्ग
कि भाई हॉरिजॉन्टल पाइपिंग का काम शुरू करना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि कराची में और गवादर में शेल गैस अमेरिका ने निकाल भी ली, एक्सपोर्ट भी करने लगे। हम तो वहीं के वहीं खड़े। अगर शेल गैस पर काम हो तो आपको कराची में कई जगह पर अच्छा, गैस आपके एक का आईबीए के निकलना- टीचर थे, अब तो हयात नहीं है, मेरे भी टीचर थे वो। उन्होंने एक दिन क्लास में मुझे बताया, कहने लगे कि अली कराची के नीचे बहुत कुदरती वसाइल के ज़खायर हैं। मैंने कहा निकाल क्यों नहीं लेते? कहते हैं हर इंची के ऊपर तो आपने घर बना लिए, जो बाकी बचे थे वहाँ शादी हाल बन गए, और जो बिल्कुल ख़तरनाक जगह है वहाँ पर आपने इंडस्ट्री लगा दी है। तो मैंने कहा अब ये गैस निकलेगी किस तरह से? तो मेरे ख्याल से इसी तरह खोद खोद की गलतियों से निकलेगी। लेकिन नाज़रीन, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ना कि लोगों की और बिलखुसूस हुकूमत की और अशराफिया की और बाब इक़्तिदार में बैठे लोगों की ना तवज्जो मैं मबजूल करूँ महंगाई की जानिब, हालात की जानिब। देखें, पहले आपको पता है पीटीआई का दौर था, उस दौर में भी बहुत शोर मचाता रहा, महंगाई बहुत बढ़ रही है, लोग बहुत बुरा मान रहे हैं, इस मसले को ठीक करें। इसी वजह से वो जो भी बहाना बना, लेकिन महंगाई मुकाओ मुहिम के तहत ही जनाब शहबाज शरीफ साहब ने नारा लगाया महंगाई मुकाओ, और उसके तहत फिर पीटीआई की हुकूमत को उतार दिया गया। अब ये मैं हर हुकूमत जो भी आती है ना उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो अभी तो आप इक़्तिदार के अंदर हो, ठीक है ना, और इक़्तिदार से देखें, इक़्तिदार बड़ी अजीब चीज़ है। बंदा इक़्तिदार में हो ना तो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे खामद बीवी के लिए, अवाम बीवी, खामद हुकूमत, ठीक है, जो मर्जी हमारे माशरे में खामद जो है जो मर्जी कर ले, बीवी को मानना पड़ता है। इसी तरह हुकूमत जो कर ले अवाम को मानना पड़ता है। अच्छा, जब आपके हाथ से हुकूमत छिन जाए तो फिर बानी पीटीआई की तरह अंदर, दुनिया बाहर। नहीं, एक बात बता रहा हूं, आप बुरा ना माने, अच्छा है बुरा है जो आया आपके लिए होगा, मैं सियासत पे बात नहीं करता भाई, मेरी तो बिजनेस का प्रोग्राम है। इस माजी के अंदर हम इन सब लोगों को देखते रहे, ये लोग अंदर चले जाते हैं जब इनकी हुकूमतें चली जाती हैं। इन लोगों के लिए ये एक आम सी चीज़ है, यानी इनके लिए बड़ी आम सी चीज़ है ये, इन सियासतदानों के लिए कोई ऐब वाली चीज़ नहीं है। ये कहते हैं कि साहब हमारे लिए तो ये बड़ा इज्जत की बात है कि हमें अंदर कर दिया गया, हमारी हुकूमत चलेगी। ये इन लोगों के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। तो अवाम को अपने इंटरेस्ट खुद वॉच करने, ठीक है, और अरबाब इक़्तिदार के सामने रखने। बात ये नहीं है कि एहतिजाज के ज़रिए या इंतशार के ज़रिए बंदा अपनी बात पहुँचाए, लेकिन सच तो बोले ना, सच तो बोले। भी महंगाई बढ़ गई, आप बोलो महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, अब इसका हल निकालें। अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक वजीर ख़जाना, अपने दौर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की मईशत की वो की कि आपकी सोच है, लेकिन अब ऐसे मासूम बच्चे बने हुए हैं, वो क्या बोलूं आपको मैं। मिफ्ता इस्माइल साहब जिन्होंने मुल्क की मईशत की, समझ गए ना आप, मैं फैमिली प्रोग्राम है, फैमिली, आपको पता है मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया और जो कुछ असद उमर ने किया, यकीन करें इन दो लोगों ने पाकिस्तान की मईशत की वो की ना डैश डैश, यकीन करो इन्होंने की किरदार अदा किया मुल्क की मईशत को बर्बाद करने में। अब ऐसे मासूम बच्चे बने बैठे यूट्यूब और ब्लॉगरों के साथ बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं। भाईजान आप मेरी, कुछ पता नहीं यार, कल बन भी जाएं ये दोबारा से वजीर खजाना, कुछ पता नहीं। हमारे मुल्क के अंदर इस तरह हो जाता है, हमारे मुल्क के अंदर एंटी क्लाइमेक्स हो सकता है। नाजरीन, आप जिस आदमी को सबसे ज्यादा नाहल और निकम्मा समझेंगे, हो सकता है कल उसको नौकरी मिल जाए, ठीक है। मैं ब्लेम करता हूं, नाम लेके बोल रहा हूं कि असद उमर जो कि पीटीआई के सो कॉल्ड वजीर खजाना थे, इन्होंने जो मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, और इनके बाद जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बलंडर पे बलंडर मारा है, बलंडर पे बलंडर, उसकी वजह से मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है। मैं आज भी कहता हूं कि इसहाक डार साहब लाख गुना ज्यादा बेहतर वजीर खजाना, लाख गुना ज्यादा। मैं ये बात बता रहा हूं आपको, इसहाक डार साहब की जो भी ऐब गलतियां हुई होंगी, कोई बंदा बेऐब नहीं है, गलतियां हर एक से होती हैं, लेकिन मिफ्ता इस्माइल जो कि जफर मोती साहब के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और अब वो शो में आ चुके हैं, जितना इन्होंने पाकिस्तान की मईशत की डैश डैश की है, यकीन करो फैमिली शो है, मैं बोल नहीं सकता, जफर मोती साहब आप भी ना बोलिएगा, आप बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन ये जो आपके दोस्त हैं मिफ्ता इस्माइल, ये मुझे पता है इनको क्या हो गया, कोई मतलब अटेंशन सीकिंग कोई प्रॉब्लम थी कोई जो अभी तक निकल रही है यूट्यूब पे, क्या मुझे समझाएं आप थोड़ा सा। जी देखिए, दोस्त भी है, रिश्तेदार भी है, और अभी काफी ट्रबल में है क्योंकि इलेक्शन में मुश्किल है इसके लिए, और शायद खाकान के लिए कि कुछ वो एलिमेंट दिखाए।
असद उमर पर मेरे सीनियर थे IBA में, और इनको अपनी आवाज से ज्यादा कुछ पसंद नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी बैठे हैं। इनका ब्लंडर ये था कि ये कह रहे थे भाई IMF से नहीं, हम IMF के पास नहीं जा रहे, हम फ्रेंडली कंट्रीज के पास जा रहे हैं। तो फ्रेंडली कंट्रीज ने कर दिया केडी दे। मैं हमेशा आपको सुनाता हूँ, केडी दे का एक जोक है, अगर आप चाहोगे तो मैं नहीं दोबारा नहीं सुना नहीं, दूंगा। देखिए ये ऑफ एयर करेंगे ना हम, ये मजाक। नहीं, पर केडी देख में कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर बता दें आप, अगर बता सकें तो अच्छा, हमारे नाजरीन भी मुस्तफीद हो जाएंगे इस नॉलेज से। जी अच्छा, अब फोन आ गया था, सॉरी। आप बताओ क्या बोल रहे थे आप? आप बोल रहे थे कि आपको असद उमर साहब, उनको सिर्फ अपनी आवाज पसंद है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे भी बैठे, आपके साथ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते थे, फिर उसके आगे आप बता रहे थे, फिर आप रुक गए। डांस भी अच्छा नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा। लेकिन ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे, तो ये जो है कि आप 25 करोड़ आवाम के मसले को, जिनकी जेब में एक पैसा नहीं है, आपने अभी ये बताया कि कोई दिला नहीं सक रहा चीजें, तो उसके लिए आप IMF को इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम बगैर IMF के चल जाएंगे। जिस टाइम बैंक्रप्सी हो रही थी, उस टाइम आप मेरे से कसम भी ले सकते हो कि हम सब परेशान बैठे थे कि कल क्या होगा, क्या क्यूबा की तरह सैंक्शन लगेंगे, क्या लाइट होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, गैस होगा, पेट्रोल और डीजल मिलेगा, मार्केट में सब्जियां और वो आएगा फार्म से, कुछ किसी को नहीं पता था। 25 करोड़ आवाम छोटी सी पट्टी के मुल्क में, आप यू कैन इमेजिन के क्या होने का था। आप मेरे प्री बजट के सब इंटरव्यूज किस हर चैनल पर देखें, मैं ही नहीं, आप आरिफ हबीब को देखें, आप टबा को देखें, आप मोहम्मद सोहेल को देखें, हर एक परेशान था कि आप IMF से बात कर लें, IMF से बात कर लें। और IMF जो था इतना स्ट्रॉन्ग, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी थी और सख्तियों के उन्होंने किए। आप एक वायरल कर दीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो, कि डार साहब बैठे थे और वो आयशा जो आंटी है वो बैठी थी, और वो हंस रही थी और ये गुस्से में देख रहे। यानी आप अभी आप देखें, 3 आपके इलेक्ट्रिसिटी का, पेट्रोल का और रियल एस्टेट का, वो तीनों में IMF ने मना कर दिया। अब कुछ आज खबरें जी, आज कुछ खबरें हैं कि 6 रुपए ये इलेक्ट्रिसिटी में कम करेंगे। हमने हाथ पांव जोड़े होंगे, किसी ना किसी ने हाथ पांव जोड़े होंगे कि भाई पब्लिक को रिलीफ दो, पब्लिक मर रही है। सर देखें, आप जो बात कह रहे हैं वो मुनासिब है, लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी कि इस वक्त जो ज़ीरक सियासतदान है, उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस किया हुआ है इन चीज़ों से। बिकॉज यू सी, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स जो लोग कर रहे होते हैं ना, दे आर आंसरेबल टू द पीपल। अब मैं इसीलिए बोल रहा था कि इसहाक डार साहब वाज अ मच बेटर फाइनेंस मिनिस्टर, बिकॉज ही न्यू दैट ही वाज रिप्रेजेंटिंग नवाज शरीफ, हु वाज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। और उनको पता था कि भाई अगर हम लोग चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी कर देंगे, हम पॉलिटिकली इतने हर्ट हो जाएंगे, हम इलेक्ट नहीं हो पाएंगे। अभी भी आप जानते हैं कि अनपॉपुलर डिसीजन अगर लिए तो दे नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इफ देयर आर इलेक्शंस। देखिए ना, अभी इलेक्शन अगले होंगे, आई डोंट नो हु विंस, लेकिन इट्स प्रिटी मच राइटिंग ऑन द वॉल कि अगर इसी तरह अनपॉपुलर मेजर लेते रहे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आप समझो बात को, ये इस तरह से, दिस इज हाउ कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स वर्क। देखिए, अभी वो जो मुगल बादशाह था, मैं नाम नहीं बताना चाह रहा, चलो बता दे, रंगीला बादशाह उसको कहते थे। उसने कहा दिल्ली दूर है, जब नादिर शाह की ईरान से अटैक हुआ जी। तो वो जो था, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि अभी आई हैव टाइम, अभी आप इलेक्शन को
भूल जाओ, अभी तो टाइम बहुत है। अभी जो ये डिसीजन ले सर रहे हैं, पीटीआई वाले भी यही उसमें कहते थे कि टाइम बहुत है, वो फिर एकदम ही मुक जाता। जाहिर बात है मुकामी मईशत के ऊपर मैंने ज़्यादा बात करनी थी, तफसीली बात करनी थी, हालात वाक़यात मामलात को देखते हुए बात करनी थी। ताहम देखें, अगर डोमेस्टिकली आप देखें तो इन्फ्लेशन को डिनाई नहीं किया जा सकता, और जो भी शख्स डिनाई कर रहा है वो मतलब गवर्नमेंट का सिंसियर नहीं हो सकता, वो खुद के साथ भी सिंसियर नहीं हो सकता। ज़फ़र मोती साहब देखें, बात यह है कि आपने एक कहानी अंग्रेज़ी की, दियोमलाई कहानी है, उसका नाम है द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। आपने सुनी है? एम्परर्स न्यू क्लोथ्स की कहानी ये है कि बादशाह सलामत जो हैं एक जगह के, उन्होंने क्या कहा कि मेरे लिए जो भी शख्स ऐसे मलबूसात सिएगा, ऐसे कपड़े सिएगा जो सबसे अच्छे होंगे, सबसे नफीस होंगे, सबसे बेहतरीन होंगे, तो मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। सारे शहर और रियासत के जनाब दर्जी हाजिर हो गए, सब अपने मिजाज से बादशाह सलामत के लिए खूबसूरत कपड़े सीना शुरू हो गया। उनमें से एक जोड़ी थी दर्जियों की, उन्होंने कहा कि साहब हम ऐसे कपड़े सिएंगे कि सारा शहर, सारा मुल्क, बल्कि सारी दुनिया दंग रह जाएगी। बादशाह हैरान। उन्होंने क्या किया कि फर्जी धागे के साथ, यानी धागा था नहीं, फर्जी, बस ऐसे यूं यूं हाथ के इशारों से फर्जी धागे के साथ लिबास बुनना शुरू कर दिया। सब लोग देखें हैं और कहें कि साहब क्या सिल रहा है, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। समझ रहे हैं ना बात को? यानी मामू बना रहे थे ना। लोगों को मामू बनाना बहुत आसान होता है, बस बंदे को बनाने का तरीका आना चाहिए। तो क्या था कि वो मामू बनाने में कामयाब भी हो रहे थे, क्योंकि जो बंदा उन्हें कहे कि साहब मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा कि आप क्या सी रहे हो, वो उसको कहते थे ये सिर्फ आला ज़र्फ और अक्लमंद आदमी को दिखाई दे सकता है, जो अहले बसीरत हो। तो लोग चुप हो जाते थे। अच्छा, और बहुत सारे लोग जैसे कि एजाज भाई हैं, ये पास से गुजरते थे तो अपने आप को अक्लमंद जाहिर करने के लिए ये कहते थे, अरे क्या बेहतरीन कपड़े सिल रहे हैं भाई, वाह 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 वाह। यानी कुछ लोगों को खुद भी शौक होता, तो ये कह वाह वाह वाह। अब साथ में जनाब हमारे महरोज भाई, उनको ये बोल दें तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। सही है, समझ गए? लेकिन दोनों ही थे बेवकूफ, ठीक है। अब दोनों जनाब, सारी पूरा मुल्क जो है ना वो कह रहा क्या कपड़े सिल रहे हैं। अच्छा, बादशाह सलामत भी पहुंचे कि यार मेरे लिए क्या लिबास सिल रहा है जो सिर्फ अक्लमंद और ज़हीन लोगों को दिखाई देता है। तो वो गए तो उन्होंने भी देखा, उनको भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा यार कहीं सारी दुनिया मुझे ही ना समझे कि मैं भी वही हूँ, मामू। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ओ बहुत बेहतरीन, सुनहरी रंग का बन रहा है, सुनहरी रंग का। खैर वो तैयार हो गया। तैयार होने के बाद, ये अंग्रेजी की बड़ी मशहूर कहानी है द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। तैयार हो गया, बादशाह सलामत ने ज़ेब-तन किया। अब ज़ेब-तन क्या किया, उन्होंने भी फर्जी तौर पर ऐसे ही आके जिस्म के साथ लपेट दिया। बादशाह सलामत ने भी ऐसे ही अंदाज के अंदर लपेट लिया, घोड़े पे बैठे ज़ेर जामा पहन के समझ जाओ, ज़ेर जामा, यही वेस्टर्न ब्रीफ पहन के घोड़े पे सवार मार्केट में निकल पड़े। टकाटक 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 टकाटक। आगे मेरे जैसा एक मासूम बच्चा था, है ना, कलमा पढ़ के जारी बात है बैठा हुआ था, वो उससे रहा नहीं गया। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बच्चे खुद ही समझ जाओ कहानी का मकसद क्या था। समझे आप? ये अंग्रेजी की कहानी है, मैंने नहीं बनाई, मैं नहीं बताऊंगा, इससे आगे मैं नहीं बताऊंगा। नाजरीन, यहाँ पर मुल्क के हालात बिल्कुल वीआईपी सेट A1 वीआईपी चल रहे हैं। बेहतरीन मुल्क है। अमेरिका से लोग पाकिस्तान का वीज़ा लेकर आ रहे हैं, और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा भी हमारी ख्वाहिश होगी कि हम जो है दूसरे मुल्कों के वीज़े रिजेक्ट करें, अफगानिस्तान के अलावा। यहाँ पर भी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, ईद का थोड़ा मज़ा लीजिए, मेरी बातों को लाइट लेके उड़ा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।